नमस्कार दोस्तों। किसी शहर में एक गरीब आदमी रहता था। यह गरीबी उसकी बेवकूफी के कारण उस पर हावी रहती। वह सारा दिन गांव-गांव में फेरी पर सामान बेचता, मगर बेवकूफी ये करता कि जितने का सामान वह स्वयं खरीदता उतने में ही अगले को दे देता। इसी कारण उसके घर की हालत न सुधरती। उसकी पत्नी उसे समझाती कि जितने का सामान खरीदते हो उससे ज्यादा पैसे में बेचा करो, मगर उसे यह समझ में न आता। पत्नी के समझाने के अगले दिन फिर वह सारा सामान बेचकर ऊपर बस 2-4 रुपए ही वसूल करता। पत्नी बेचारी माथा पीट कर रह जाती। वह कभी किसी को धोखा न देता और न ही बेईमानी करता था। इसके चलते लोग उसे बेवकूफ कहने लगे थे। पत्नी भी उसके सदा पीछे ही पड़ी रहती। एक दिन की बात है कि फेरी वाले की पत्नी बाजार से कुछ सामान लाने गई तो उसने देखा कि एक औरत घोड़ा गाड़ी से उतरी जो दिखने में अमीर लग रही थी। उसी समय उसके 2 नौकर उसके आगे पीछे हो लिए और एक सुनार की दुकान में जा पहुंचे। सुनार ने खड़े होकर अमीर औरत का खूब स्वागत किया। फेरी वाले की पत्नी उत्सुकतावश उन्हें देखती रही। अमीर औरत ने सुनार की दुकान से एक सुंदर सा हार खरीदा तो फेरी वाले की पत्नी के तन बदन में आग लग गई। सोचने लगी, फूटी मेरी किस्मत कि कभी 5 रुपए की गले में नकली चैन भी न पहन पाई हूँ। तभी वह औरत आकर अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठ गई और उसके दोनों नौकर भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। फेरी वाले की पत्नी तो खून का घूंट पीकर रह गई और सड़क पर जाती हुई एक बुढ़िया से उस अमीर औरत के बारे में पूछने लगी। बुढ़िया ने बताया कि यह औरत शाही ज्योतिष की पत्नी है। फेरी वाले की पत्नी अपनी गरीबी का रोना रोती अपने घर पहुंची। घर आकर उसने ऐसा मुंह बनाया कि न तो खाना बनाया और न ही कुछ काम किया। शाम को फेरी वाला घर आया तो उसने देखा कि घरवाली तो मुंह फुलाए चारपाई पर पड़ी है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अरे ओ भाग्यवान, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? न घर में दिया जलाया है न चूल्हे में आग जलाई है। पत्नी ने तड़ाक से जवाब दिया, अरे लानत है चूल्हा जलाने वाली पर। जिस दिन से तुम्हारे पल्ले बंधी हूँ एक घड़ी सुख का नहीं देखा है। कहाँ किस्मत फूटी मेरी कि मैं तुम्हारे घर ब्याई आई। यहाँ 2 कौड़ी की इज्जत नहीं। उधर शाही ज्योतिषी की पत्नी के ठाठ बाट देखो। मैं कहती हूँ कि तुम भी शाही ज्योतिषी बन जाओ ताकि जीवन का सुख ले लें। फेरी वाले ने कुरेद कुरेद कर सारी बात पूछी तो उसने सारी बात बताई और फिर कहने लगी, अगर तुम शाही ज्योतिषी न बने तो तुम्हारा घर बार छोड़कर चली जाऊंगी। अब तो फेरी वाले के होश उड़ गए। वह नरमी से कहने लगा, अरे पगली, ज्योतिषी बनना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए न जाने कैसे कैसे नक्शे और अलम गलम किताबें पढ़नी पड़ती हैं। ज्योतिषी बनना कोई मजाक थोड़ी ना है। पत्नी ने फिर झुंझला कर कहा, मैं कुछ नहीं जानती। किताबें पढ़ो या मत पढ़ो, बस जल्दी से शाही ज्योतिषी बन जाओ, वरना मैं चली अपने घर। फेरी वाले ने सोचा कि कुछ दिन बकबक करके अपने आप चुप हो जाएगी, मगर उसकी पत्नी के सिर पर तो ऐसा भूत चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते फेरी वाला उस असंभव सी एक बात को सुन सुनकर थक गया था कि शाही ज्योतिषी बन जाओ। आखिर फेरी वाले ने तंग आकर एक दिन एक फटा पुराना बोरिया उठाया, कुछ नक्शे लिए जिन पर सितारों की आड़ी तिरछी तस्वीरें बनी थी, 1-2 ज्योतिष विद्या की किताबें जिन्हें वह किसी कबाड़ी से खरीद कर लाया, एक कलम और दवात लेकर बाजार जाकर बैठ गया। वहां उसने एक तख्ती पर ये लिखवा लिया कि खानदानी ज्योतिषी भविष्य का सारा हाल पल में बताएगा। संयोगवश वह फेरी वाला जिस जगह पर अपना बोरिया बिछाकर बैठा था
वहीं राजकुमारी की दासी का घर भी था। आज सुबह दासी जब राजकुमारी को नहलाने लगी तो राजकुमारी ने अपनी हीरे की अंगूठी नहाते समय उस दासी को दे दी। दासी ने वह अंगूठी दीवार की सुराख में तसल्ली से रखकर उसके ऊपर राजकुमारी के बालों का गुच्छा ठूंस दिया। राजकुमारी ने नहाने में काफी समय लगाया। जब नहा धोकर राजकुमारी अपने कमरे में आई तो उसे अपनी अंगूठी की याद आई। उसने अपनी दासी को बुलाकर अपनी अंगूठी मांगी। अब दासी को याद न रहा कि उसने हीरे की अंगूठी कहाँ रख दी। बदहवास होकर वह हर मुमकिन जगह अंगूठी को तलाश करने लगी, मगर उसे अंगूठी न मिली। राजकुमारी ने अपनी उस दासी से कहा कि अगर शाम होने से पहले अंगूठी ना मिली तो तुम्हें कैद खाने में डलवा दूंगी। अब तो दासी के होश गुम हो गए। रोती पीटती घर आई तो उसकी नजर फेरी वाले ज्योतिषी पर पड़ी। अब गर्जमंद दासी को कुछ न सूझा तो वह सीधी फेरी वाले ज्योतिषी के पास पहुंची और रोती हुई कहने लगी, ए ज्योतिषी, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो। कुछ हिसाब किताब लगाकर बताओ कि मैंने राजकुमारी की हीरे की अंगूठी कहाँ रख दी। अगर सूरज ढलने से पहले मैंने उसकी अंगूठी वापस न दी तो वह मुझे कैद खाने में डलवा देगी। बेचारे ज्योतिषी को कुछ आता जाता तो न था। यूं ही झूठ मूठ कलम दवात उठाकर कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचने और उठपटांग लिखने लगा। फिर आकाश की ओर मुंह उठाकर देखता रहा जैसे कि सितारों से सलाह मशवरा कर रहा हो। फिर बड़बड़ाते हुए कहने लगा, अगर आसमान में कोई सुराख हो तो मेरी पत्नी मेरे बाल या खाल यूं न नोचती। सुराख और बाल सुनते ही दासी के चेहरे पर चमक आ गई। उसे याद आ गया कि राजकुमारी की अंगूठी उसने कहाँ रखी थी। वह बेहताशा दौड़ती हुई राजमहल के उस स्नान घर में पहुंची जिसमें राजकुमारी ने सुबह ही स्नान किया था। दीवार के सुराख में से राजकुमारी के बालों का गुच्छा हटाकर अंगूठी निकाली और राजकुमारी को दे दी। राजकुमारी ने पूछा कि अंगूठी अब तुम्हें कहाँ से मिली है। दासी ने बताया कि मेरे घर के पास एक ज्योतिषी बैठा है, उसी ने बताया है कि मैंने अंगूठी कहाँ रख दी थी। राजकुमारी ने ये बात सुनी तो वह भी बड़ी हैरान हुई और उसने यही बात अपने पिता राजा को बताई। राजा भी इसी तरह की ज्योतिषियों की तलाश में रहता था। उसने आदेश दिया कि उस ज्योतिषी को जल्दी से हमारे सामने पेश किया जाए। आदेश की देर थी कि सिपाहियों ने ज्योतिषी को राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने कहा, हमने अपनी बेटी की जुबान से तेरे बारे में सुना है। आज से हम तुम्हें शाही ज्योतिषी घोषित करते हैं। 50 रुपए तुम्हें तनख्वाह मिलेगी और एक घोड़ा भी दिया जाएगा। जब कुछ मुश्किल आन पड़ेगी तो तुम्हें याद किया जाएगा। अब तुम अपने घर जा सकते हो। ज्योतिषी राजा को सलाम करके अपने घर पहुंचा, मगर बेचारा अंदर ही अंदर बड़ा डरा हुआ था कि जब राजा को उसकी जरूरत पड़ेगी तो वह क्या करेगा। पत्नी को सारी कहानी बताई तो वह खुशी के मारे उछल पड़ी और कहने लगी, देखो, मैं ना कहती थी कि नजूमी बन जाओ। अब देखना हमारी कैसी इज्जत होगी सारे शहर में। हर आदमी को तुम्हारा डर रहेगा। सब तुम्हारे और मेरे सामने झुकेंगे। कुछ दिन ही गुजरे थे कि राजा को एक शरारत सूझी। उसने ज्योतिषी को अपने राज दरबार बुलाया। ज्योतिषी बेचारा डरता डरता राज दरबार पहुंचा। राजा ज्योतिष को लेकर अपने बगीचे में पहुंचा। राजा ने चुपके से एक टिड्डा पकड़कर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और ज्योतिष से पूछने लगा, बताओ हमारी मुट्ठी में क्या है। ना बता सके तो सजा तुम जानते हो। ज्योतिष ने एक नजर तो राजा पर डाली, फिर उसे याद आया कि उसकी लंबाई कम होने के कारण कुछ लोग उसे टिड्डा मियाँ कहते हैं। वह झट से बोल उठा, अब तो टिड्डे मियाँ की जिंदगी राजा की मुट्ठी में है। राजा ने इतना सुना तो हैरान रह गया और अपनी जल्दी से मुट्ठी खोल दी। टिड्डा उड़ गया। ज्योतिषी भी बड़ा हैरान हुआ और मन ही मन भगवान का लाख लाख शुक्रिया करने लगा
कि जान बची तो लाखों पाए, मगर ऐसा कब तक चलेगा। वह सोचने लगा, आखिर कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी। कोई न कोई ऐसा दिन जरूर आएगा कि मैं राजा के सवालों के जवाब न दे पाऊंगा और फिर मुझे सख्त सजा मिलेगी। अच्छा है इस काम से छुटकारा पा लूं। मगर राजा की नौकरी छोड़ना अब आसान काम नहीं था। वह रात दिन परेशान रहने लगा कि इस काम से छुटकारा पाऊं तो कैसे पाऊं। एक दिन वह नहाने के लिए गुस्ल खाने में गया तो अचानक उसे एक उपाय सूझा कि क्यों न मैं पागल बन जाऊं। पागल बनने पर राजा मुझे खुद ही नौकरी से बाहर कर देंगे। फिर वह नंगा ही गुस्ल खाने से निकलकर शहर की गली गली भागता हुआ सीधा राज दरबार जा पहुंचा। राजा अपने कमरे में आराम कर रहे थे। पहरेदार ने ज्योतिषी को नंगा राजा के कमरे की ओर आता देखा तो उसे रोकने की कोशिश की, मगर वह धड़ाम से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और सोए हुए राजा को अपनी गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। राजा ज्योतिषी की इस हरकत पर गुस्से से कुछ बोलने ही वाला था कि धड़ाम से राजा के पलंग के ऊपर वाला बड़ा सा झूमर टूटकर गिर पड़ा। अगर राजा वहां थोड़ी देर और ठहर जाते तो शायद जिंदा न बचते। राजा ने जब ये नजारा देखा तो ज्योतिष को खुशी से गले लगा लिया और कहने लगा, मेरे वफादार दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई है। तुमने शायद ज्योतिषी विद्या द्वारा पता लगा लिया था कि हमारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, इसलिए तुम नंगे ही दौड़े चले आए। हम तुम्हारी इस वफादारी पर बड़े खुश हैं। अब हम तुम्हें अपने परिवार के साथ राजमहल में रहने की अनुमति देते हैं। सच ही कहा है, भगवान जिसे चाहता है इज्जत देता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।